बागेश्वर धाम बिना बात किए ही लोगों के मन की बात जान लेते हैं। उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन आपको पागल कर देगी। कैसे वो लोगों के मन की बातें पढ़ लेते हैं। कहाँ से हैं बहन? आप भोपाल की नहीं हैं। भूतों को चमीटे की मार लगवा देते हैं। सेनापति पूरी सेना लेकर के दरबार में आए, मार लगाई जाए और लोगों को ठीक कर देते हैं। कैसे वो लोगों के घर गिरवा देते हैं बिना बताए रातों रात, और इतने सारे मल्टीपल सोर्सेज से पैसे कमा लेते हैं। इन सारी चीजों के सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको भी स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो है, वीडियो में हम एक ढोंगी बाबा का पोल खोलने वाले हैं। जी हाँ, वीडियो तो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक भाई है, उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, चलिए उस वीडियो का हम शुरू करते हैं। और ये जो ढोंगी बाबा है, ये ढोंगी बाबा का बैंड कैसे बज रहा है वो देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का ये जो वीडियो है, वीडियो का हम शुरू करते हैं। दिव्य कहानी जो लोगों को बेची गई और लोगों ने इसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। इनका कहना है कि ये बचपन से ही पूजा पाठ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे और 13-14 साल की उम्र में इनके दादाजी यानी इनके जो गुरुजी भी थे वो खत्म हो जाते हैं। पर खत्म होने से पहले उन्होंने इनको कुछ सीक्रेट चीजें सिखाई थी, जिनके कारण इनको सपने आने लगते हैं और उन सपनों से इनको प्रेरणा मिलती है अज्ञातवास में जाने की, यानी पांडवों की तरह जीवन बिताना जंगलों में कुछ समय तक। और ऐसा करने के बाद ये वापस आए और इन्होंने अपना बिजनेस नहीं, समाज कल्याण का कार्य शुरू किया। जैसे इनके दादाजी सबके मन की बातें बिना बताए जान लेते थे और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे देते थे, वैसे ही इनको भी करने आने लगा। अब ये स्टोरी तो बढ़िया है, पर इसमें काफी सारे लूप होल्स हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि हमारा परिवार सिर्फ कर्मकांडी था, यानी भिक्षा से ही सारे घर का गुजारा हुआ करता था। तो फिर इनके पापा खेती क्यों किया करते थे, और खेती करते थे तो कुछ तो पैसे आते होंगे, तभी तो धीरेन्द्र शास्त्री 12th क्लास में 74% बना के पास हुए। उनके जो 12वीं में 74% नंबरों से पास हुए वो। इनके हिसाब से ये कहीं अज्ञातवास में चले गए थे और उन जंगलों की कोई डिटेल्स भी नहीं है। वहीं से आने के बाद इन्होंने दिव्य दरबार लगाना शुरू किया, पर 2014 में इनके गांव वालों ने इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये भूत प्रेत का काम करते थे और गांव वालों को ये सब चीजें सही नहीं लग रही थी। ये गांव के पास के सामुदायिक भवन में जाके रहने लगे थे, जो गांव से जुड़ा हुआ ही है। और तो और यही सिर्फ एक व्यक्ति है जो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि मेरे दादाजी मन की बातें बिना बताए जान लेते थे और दिव्य दरबार लगाया करते थे। इनके खुद के चाचा जी कहते हैं कि दादाजी सिर्फ और सिर्फ यज्ञ किया करते थे और हम सारे लोग उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो हमारे पिताजी थे श्री सेतुलाल गर्ग जी, उन्होंने गढ़ा में यज्ञ की। इसी फील्ड में एक और बड़ा नाम है पांडोखर सरकार, जो सेम काम करता है लोगों के मन की बात जानने का। उनका कहना है कि 2020 के पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। अब इन सब बातों में कितना सच है ये किसे पता, पर पता ये चला है कि धीरेन्द्र शास्त्री काफी समय से वायरल होने की कोशिश कर रहे थे। इवन छतरपुर में कुछ साल पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, जहां पे काफी सारे रिपोर्टर्स को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि ये मंदिर है शंकर जी का पहाड़ी के ऊपर, इसमें कमाल का चमत्कार होता है, आप किसी भी बल्ब को वहां लगाओगे तो वो फूट जाएगा, सिर्फ दिए की रोशनी ही वहां होती। इस बात में किसी ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और धीरेन्द्र शास्त्री को पता चल गया कि टीवी मीडिया में इतनी जल्दी काम नहीं बनने वाला है। समय के साथ धीरेन्द्र ने सोशल मीडिया में एक्टिव होना शुरू किया। इसके बाद धीरेन्द्र कथा भी पढ़ने लगे थे और ये बहुत ही यंग थे, इसलिए इन्हें बहुत एडवांटेज मिला। काफी सारे धार्मिक चैनल ने इन्हें प्रमोट करना शुरू किया, कवर करना शुरू किया और सोशल मीडिया में इनकी वायरलिटी अलग ही निकल के आई। द मोस्ट वायरल वीडियो इन हिज चैनल है कि ये एक भूत को और जिन को चमीटे की मार लगवा रहे हैं। धीरे धीरे करके इतना सारा मास इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा कि सारे लोगों को, पॉलिटिशियंस को, IAS ऑफिसर्स को, हर लोगों को अपना फायदा इनमें दिखने लगा और लोग इनसे जुड़ने लगे। BBC कहता है कि ये बने तो कांग्रेस नेताओं के दम पे है, पर अब BJP और कांग्रेस दोनों का सपोर्ट है। अब बात करते हैं इनके कारोबार और इनके क्लेम्स के बारे में जो ये करते रहते हैं हमेशा। इनके सारे जादुओं के पीछे की असली वजह जानने के लिए हम जुड़े दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेटिव हेड से, जिनकी टीम खुद बागेश्वर धाम में एज सिविलाइज्ड पर्सन रह के आई कुछ दिनों के लिए, और उन लोगों को कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता लगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। सवाल आता है कि बाबा लोगों के मन की बातें कैसे पढ़ लेते हैं। इन दिव्य दरबारों में जहां मन की बातें पढ़ी जाती है और लोग बाबा के सामने पहुंचते हैं, ये वही लोग होते हैं जिनकी पेशी की तारीख पहले से ही तय कर दी जाती है। मतलब बाबा और उनकी टीम डिसाइड करते हैं कि किसकी मन की बात कब कहां पढ़ी जाएगी
और उसे वहाँ आना होता है। बेसिकली एक पूरी की पूरी प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। अगर आप बागेश्वर धाम जाएंगे तो आपको अलग अलग रंग के कपड़ों में लिपटे हुए नारियल खरीदने पड़ेंगे। लाल नारियल खरीदने का मतलब है कोई नॉर्मल समस्या है आपको। पीला नारियल खरीदने का मतलब है कि शादी विवाह नहीं हो पा रहा है। काला नारियल खरीदने का मतलब है भूत प्रेत की बाधा आ गई है। सफेद नारियल खरीदने का मतलब है आपकी संतान नहीं हो रही है। एक बार आपने नारियल खरीद लिया, उसके बाद आपको इसको जाके मंदिर में चढ़ाना है, पूजा करना है, और फिर आप जाते हैं बागेश्वर धाम के काउंटर में, जहाँ पे आपको आपका नाम, नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड सब कुछ देना पड़ता है और आपको एक पर्ची मिलती है, टोकन मिलता है। इन सारी पर्चियों को इकट्ठा कर दिया जाता है एक बोरे में और कुछ दिन बाद 50 लोगों को इनमें से कॉल करके बताया जाता है कि आपको इस दिन आना है पेशी में, वहां आपके बाबा आपके मन की बात पढ़ेंगे। जो एक बार आ जाता है और बाबा से मिल लेता है, उसे 21 पेशियों तक आना पड़ता है बार बार, जिससे उसकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाए। बढ़ती हुई भीड़ का एक बड़ा हिस्सा ये भी है जो बार बार आ रहे हैं। और अगर आपके पास सारी की सारी जानकारी सामने वाले की पहले से ही है तो सोशल मीडिया के जमाने में कितनी ही बड़ी बात है लोगों के बारे में पता लगा लेना, उनकी बीमारियों के और घर के बारे में पता लगा लेना। एक बार बाबा ने किसी रैंडम रिपोर्टर को बुलाया और स्टेज में अपने साथ बिठाला। आप पत्रकारों ने जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। फिर उसके मन की बातें पड़ी। जो बाबा ने उसके बारे में बताया वो सारा कुछ उसके फेसबुक अकाउंट में साफ साफ दिखता है। इवन नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने भी इन्हें चैलेंज दिया था कि आप आइए, हमारे सामने एक टिक परफॉर्म करिए, प्रूव करिए कि आप चमत्कार कर सकते हैं, हम आपको 30 लाख रुपए देंगे। 30 लाख रुपए का पारितोषिक है वो आपको मिलेगा। अगर पर बाबा ने इस चीज का भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था और नागपुर में अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम कैंसिल भी करा दिया था। मैजिशियन सुहानी साहब भी ऐसा कर सकती है और वो इसे एक स्किल बताती है। कि सुहानी जो करती हैं वो है क्या? बाकी लोग भी इस चीज को एक स्किल ही बताते हैं, पर यहाँ पर चीजें काफी क्लियर है। इवन बाबा जब भी स्टेज में किसी से पूछते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में जो लिखा है सही है कि नहीं है, तो इतने सारे पीयर प्रेशर में कोई कभी मना ही नहीं कर सकता। खैर, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन खुद बनाइए। अगली चीज कि लोग बाबा के भूत कैसे उतार देते हैं और भूत कैसे भगा देते हैं। बाबा की सबसे मोस्ट व्यूड वीडियोस यही है। भास्कर टीम ने हमें बताया कि पेशी वाली जगह में लोग फैले होते हैं बागेश्वर धाम के, और जहाँ पर ये भूत प्रेत वाला काम हो रहा होता है वहाँ पे किसी भी तरीके की फोटो खींचना, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा है। पर ये वीडियोस तो सोशल मीडिया में आती ही है, तो फिर वीडियोस क्यों नहीं बनाने दी जा रही? लोगों का कहना है कि बाबा के ही लोग दरबार में अलग अलग फैले होते हैं और भूत प्रेत की एक्टिंग कर रहे होते हैं, उन्हें इस चीज के रोज पैसे मिलते हैं। हालांकि इस चीज पे पूरा भरोसा कैसे किया जाए? एक बार बाबा ने एक व्यक्ति को 23 तारीख को बुलाया और फिर उसके भूत उतारे, फिर उसी व्यक्ति को बाबा ने 8 तारीख को बुलाया और फिर से उसी के भूत उतारे। कहीं ये व्यक्ति बाबा के ही टीम का हिस्सा तो नहीं है जो ओवर एक्टिंग कर रहा है बार बार? इवन जिन लोगों को ये भूत प्रेत वाली समस्या होती है उन लोगों से बात करना भी वर्जित होता है। ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग टू हाइड। अगला क्लेम है कि बाबा लोगों को ठीक कर देते हैं। ये रहा चंदू, जो बागेश्वर धाम में ही आपको घूमता मिल जाएगा। इसके ठीक होने का क्लेम किया जाता है, पर जब इससे पूछा गया कि इसका ओरिजिन क्या है, मम्मी पापा कहाँ है, रहता कहाँ था, इसकी बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसे कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बागेश्वर धाम के नारे लगा पाता है बस। छतरपुर के ही एक डॉक्टर बताते हैं कि उनके मामा जी की बागेश्वर धाम से बात हुई, उनको कोविड हो गया था। बागेश्वर धाम ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, पर रात में उनकी मृत्यु हो गई। इतने सारे लोगों से बात करने के बाद कोई भी ऐसा नहीं मिला जो क्लेम करता हो कि मैं 100% ठीक हो गया हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लोगों का यही कहना था कि कोई चमत्कार नहीं है और उनकी समस्याएं भी बहुत आम थी। अब नजर डालते हैं इनके पैसों पे। इतने सारे पैसों पे जो कहाँ से आ रहे हैं? मंदिर के पास जमीन है, बेचारे लोग उस पे दुकान लगाते हैं नीचे, और उन दुकानों का किराया तय होता है मंदिर की नजदीकी के हिसाब से। सबसे पास वाली दुकान का किराया 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि बागेश्वर धाम की ये जमीन थी ही नहीं, धीरे धीरे करके अपनी बनाई गई है पावर से। गाड़ियों की पार्किंग से रोज 50,000 रुपए से ज्यादा आते। 200 फीट की जमीन है, इसका किराया है 1 लाख रुपए और टेंडर है धीरेन्द्र शास्त्री के भाई लोकेश जी के नाम पे। गाँव में ही सरकारी शमशान और तालाब की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है। अब लोगों को लाश को गांव के बाहर लेके जाना पड़ता है जलाने के लिए, क्योंकि भाई की इतनी पावर है, ऐसी थोड़ी कोई कुछ भी बोल लेगा। गांव के बाहर सामुदायिक भवन पर भी कब्जा कर लिया गया है, जहां पर पहले लोगों की शादी हुआ करती थी। लोगों के घर पे रातों रात जेसीबी चलवा दी गई थी और पूरे का पूरा घर तोड़वा दिया गया था। लोगों ने धरना किया पर कुछ भी निकल के नहीं आया, क्योंकि भाई की पावर। और धीरेन्द्र इतने खतरनाक बयान देते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेंस को प्रमोट करते हैं इनडायरेक्टली। जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र ही है, बस ऐलान की देर। हिंदू जाग रहा है,
भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसका मतलब है कि दूसरे धर्म के लोग अब समझ जाओ, धीरेन्द्र भाई कुछ भी कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की वीडियो वायरल होती है जो किसी शादी में बंदूक के साथ मिलते हैं। और अगर इन सारी चीजों का लॉजिक निकालने जाओगे तो कोई भी लॉजिक नहीं निकलेगा, बस एक अच्छा धंधा, ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस। ही इज अ जीनियस बट अ जीनियस बिजनेसमैन। समाज को इससे बहुत हानि हो रही है, साइंटिफिक टेम्पर मर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही अंधविश्वास पे विश्वास होने लगता है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है। साथ ही साथ नेताओं को वोट बैंक भी मिल रहा है। पहले इतने सारे भ्रष्ट नेता हैं जो राजनीति और धर्म को जोड़ते हैं, अब ऐसे लोग भी निकल के आ रहे हैं जो इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं नेताओं के लिए। और इतना सब सोचने के बाद बराइची साहब का एक शेर दिमाग में आता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप एल्गोरिदम की हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में, लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके लिए कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे